नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह। सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। चुनाव चर्चा इधर लगातार आप हमारे वीडियोस में देख रहे हैं। मेरे एक मित्र जो केरल और तमिलनाडु के बारे में हम लोगों को सूचनाएं दिया करते थे, मैंने आपको 2 प्रोग्राम से पहले बताया था कि उनके यहाँ कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हुई हैं और इस वजह से इस बार हम उनसे बातचीत से लाभान्वित नहीं हो सके, सत्य हिंदी के कार्यक्रमों में आप तक नहीं पहुंच सके। संयोग रहा कि एक कार्यक्रम में पब्लिक इंडिया पर हमें तमिलनाडु से एक और पत्रकार मित्र से मुलाकात हुई, सिद्धार्थ, जो हमारे साथ आज हैं और तमिलनाडु के चुनाव के बारे में आज हम उनसे बातचीत करेंगे। बंगाल के चुनाव के बारे में तो हमारे 3 वीडियो जो हम वहाँ से पता कर सके आप तक प्रस्तुत है ही हैं और हमारे एक वहाँ मित्र हैं जो लगातार वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। तो बंगाल पर आपके पास काफ़ी कवरेज सत्य हिंदी पर आप देख सके होंगे। अब हम आपको तमिलनाडु लिए चलते हैं। तमिलनाडु में सिद्धार्थ हमारे साथ हैं, तो आइए आपकी मुलाकात सिद्धार्थ से कराते हैं और फिर उनसे बातचीत शुरू करते हैं। तो सिद्धार्थ जी, आपका स्वागत है सत्यहिंदी.com पर। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। जी। तो सिद्धार्थ जी, बातचीत यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अब इलेक्शन मतलब वोटिंग के ठीक पहले तक पहुंच चुका है। कुछ दिनों बाद ही वोटिंग है और उसके पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, जैसा कि होता है। तो अब आपको क्या सीन दिख रहा है तमिलनाडु में? क्या वहाँ जो सत्ता है उसके खिलाफ मूड बन गया है, लोग परिवर्तन चाहते हैं या लोग उसको कायम रखना चाहते हैं? जो तीसरी पार्टी आ गई है वो क्या दहाई का आंकड़ा पार करने वाली है प्रतिशत में, सीटों में? वो क्या कर सकती है? ये सारे सवाल उत्तर भारत में भी सब लोगों के मन में है और जो भी सत्य हिंदी में आते हैं, सुनते हैं हमारे समाचार वगैरह, उनके मन में भी हैं और मेरे मन में भी हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले बताइए कि तमिलनाडु का मूड इस समय क्या है? सर, तमिलनाडु का मूड अभी ऐसा है कि काफी सारे पत्रकार ग्राउंड पर हैं, मूड समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ये तुक्का नहीं लगा पा रहा है कि कौन जीतेगा या मूड किसके फेवर में है या मूड किसके अगेंस्ट में है सर। लेकिन 2-3 चीजें काफी क्लियर है ग्राउंड पर कि डीएमके का जो गवर्नमेंट रहा है, चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन, आज उत्तर भारत में स्टालिन जी का नाम काफी मशहूर है क्योंकि डिलिमिटेशन बिल के अगेंस्ट उन्होंने काफी तगड़ी फाइट दी है। उनका ही आवाज सबसे स्ट्रांगली बाहर आ रहा है। तो जो चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने जो 5 साल में जो यहाँ सत्ता दी है वो काफी सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में काफी बढ़िया रही है। इनफैक्ट 24-25 में तमिलनाडु का ग्रोथ 11.19% रहा है, ये आरबीआई के स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं, और इंडिया में ओनली स्टेट टू हैव डबल डिजिट ग्रोथ है। तो ये काफी बढ़िया बात है क्योंकि हम 11 साल से देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इंडिया का ग्रोथ उतना काफी घट रहा है। तो इस टाइम पर एक कोई स्टेट में 11% ग्रोथ आना काफी बड़ी बात है। काफी सारे इंडस्ट्रीज के साथ एमओयू साइन हुए हैं। काफी बढ़िया रोड मैप दिया है इस गवर्नमेंट ने, एक आइडियोलॉजिकल रोड मैप दिया है कि हम ज्यादा विमेन को नौकरी दिलवाएंगे। एजुकेशन में जो तमिलनाडु ने स्ट्राइड्स किए हैं उसमें और भी हम आगे जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स के काफी सारे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और लोकल टैलेंट को भी नर्चर करेंगे। तमिलनाडु में काफी प्रॉब्लम रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यूपीएससी या दूसरे जो नेशनल एग्जाम्स है उसमें काफी स्टूडेंट्स नहीं जाते हैं। तो उसके लिए टारगेटेड स्कीम एक दिया गया है जहां उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, स्टाइपेंड दिया जा रहा है। लेकिन उसी समय पर काफी सारे दूसरे इश्यूज है। जो आइडियोलॉजिकल गवर्नमेंट है, सोशल जस्टिस के प्रो की जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट में 5 साल में दलितों के अगेंस्ट में काफी सारे क्राइम्स हुए हैं, विमेन के अगेंस्ट क्राइम्स काफी हुए हैं, और ड्रग का इशू जो पूरे इंडिया में काफी प्रॉब्लम है वो तमिलनाडु में भी है। तो ये मुद्दों पर अपोजिशन ने काफी स्ट्रॉन्ग प्रचार किया है। इनफैक्ट आप अगर बीजेपी और एआईडीएम के अपोजिशन का जो प्रचार वीडियोस देखेंगे तो ये 2-3 मुद्दे पे उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग काफी प्रचार किया है इस मामले में। तो एक एंटी इनकम्बेंसी का एक
एक मूड थोड़े जगहों पे बना है, तो लोग कंफ्यूज थे, लेकिन 3-4 महीने तक के पहले तक डीएमके को काफी इजी विक्ट्री मिलेगी ऐसा लोग समझ रहे थे, क्योंकि एक 23 पार्टी का एक अलायंस भी उन्होंने फॉर्म किया है। उनका जो 2017-18 से जो अलायंस रहा है कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज, दूसरे स्मॉलर पार्टीज के साथ जो रहा है, वो अभी तक कायम है और उसमें नए पार्टीज भी आए हैं। लेकिन जो तमिलनाडु वेट्री कड़गम के जो सी जोसेफ विजय, जो तमिलनाडु के सबसे मशहूर फिल्म स्टार है आज, तो उनके एंट्री की वजह से जो यूथ है, जो विमेन है, वो पूरी के पूरी उनके साइड पे चली गई है। काफी सारे लोग कह रहे हैं कि मैं उनको ही वोट दूंगा या दूंगी। इनफैक्ट तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे पहले के इलेक्शन में, तो कोई लोग ओपनली कहते नहीं है इलेक्शन के पहले कि मैं किसको वोट देने वाला हूँ। वो कहेंगे कि हाँ पहले मैंने इसको दिया था, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ कहेंगे, लेकिन ओपनली कहेंगे। लेकिन आज देख रहे हैं, इनफैक्ट मैं खुद गया हूँ काफी सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जहाँ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम विजय को वोट देंगे। जो 50 साल से जो द्रविडियन पार्टीज है, उससे काफी निराश तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक ठीक है यार, एक कोई नए आदमी को हम वोट देते हैं, वो कुछ नया करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनकी पॉपुलैरिटी जो यूथ में है, उसकी वजह से काफी यंगस्टर्स आज पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। जिनको पॉलिटिक्स के बारे में अच्छी खबर नहीं है, वो भी आज कह रहे हैं कि नहीं, हम पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। तो इसकी वजह से जो बैटल है वो 3 कॉर्नर्ड हो गया है और प्रेडिक्ट करने के लिए काफी मुश्किल हो गया है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि टीवी के पक्ष में कोई लहर चल रही हो और हमको न दिखाई दे रही हो, और एकाएक तमिलनाडु से बहुत बड़े उलटफेर की खबर आ जाए? सर लहर, मैं कहूंगा लहर तो है, टीवी के फेवर में लहर तो है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तमिलनाडु में नई पार्टी, अगर हम 20-25 साल में देखें, तो एक पॉपुलर फिल्म स्टार विजयकांत थे, जो गुजर गए, जो अभी नहीं रहे हैं। तो उन्होंने जब पार्टी शुरू की थी 2009 में या 2006 में, उनकी पहली इलेक्शन में उन्हें सिर्फ 8% वोट मिले थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि विजय की पार्टी, सारे के सारे पोलस्टर्स उनको मिनिमम 20% वोट दे रहे हैं, जो काफी बढ़िया वोट परसेंटेज है पहले इलेक्शन में मेरे हिसाब से। लेकिन 20 तक। जी सर, 14 से, मतलब 14 से 20 तक दे रहे हैं। 14 से 20 तक दे रहे हैं। सर लेकिन तो इसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि उनके फेवर में एक लहर है, लेकिन ये सबसे बड़ी लहर नहीं है मेरे हिसाब से। तो उनको मेजॉरिटी पाना, एक हिस्टोरिक मेजॉरिटी इंडिया के इलेक्शन हिस्ट्री में काफी हिस्टोरिक अगर वो मेजॉरिटी जीत पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, मुझे लगता नहीं है। वो वोट काटेंगे, काफी सारे सीट्स में वोट काटेंगे, थोड़े सीट्स चेन्नई में स्पेशली जीत पाएंगे ऐसा लग रहा है। विजय खुद चेन्नई के, नॉर्थ चेन्नई में पेरम्बूर कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ रहे हैं, तो वो शायद जीत पाएंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन सब यही देख रहे हैं कि उनको कितना वोट प्रतिशत मिलने वाला है, और ये मैं कह सकता हूँ लोगों को पता नहीं है, कि लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा विजय का। अच्छा ये बताइए, वो आपके अनुसार वो किसके वोट ज्यादा काट रहे होंगे? डीएमके के, एआईडीएमके के, बीजेपी के, या फर्स्ट टाइम वोटर्स के? किसके वोटर को ज्यादा जा रहे होंगे? सर इसमें 2 मुख्य ओपिनियंस है सर। सबसे पहला ओपिनियन, जो नेशनल टीवी पे आप देख रहे होंगे, एनडीटीवी, टाइम्स नाउ, इसके डिबेट्स में लोग क्या कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी के वोट्स विजय ले जाएंगे, यानी एडीएम के, बीजेपी के वोट्स काटेंगे, उसकी वजह से इसका फायदा डीएमके को होगा। सर लेकिन मैं और काफी सारे जो मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं, हम लोग जब ग्राउंड पे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोगों से बात करते हैं, हम देख रहे हैं कि काफी सारे डीएमके के फैमिली वर्कर्स के फैमिलीज हैं, डीएमके में जो 20-25-30 साल से हैं, उनके फैमिली मेंबर्स, या वो खुद, या जो ट्रेडिशनल डीएमके वोटर्स है, वो कह रहे हैं कि हम इस बार टीवीके को वोट देंगे, हम विजय को चांस देना चाहते हैं। उनके फैमिली में जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, वो अपने पेरेंट्स को कह रहे हैं कि नहीं, आपने 50 साल डीएमके एडीएमके को चांस दिया, अब आप नए पार्टी को चांस दीजिए। तो क्लियरली ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि वो एडीएमके बीजेपी के वोट काटेंगे, इससे मैं सहमत नहीं हूं। मेरे हिसाब से वो डीएमके के भी वोट काटेंगे, जो दूसरे छोटे पार्टी से, जो दोनों अलायंस में, डीएमके के अलायंस में भी, एडीएमके अलायंस में, उनके भी वोट्स काटेंगे, क्योंकि जो यूथ वोट बेस है
जो विजय का कोर वोट बेस है वो सारे के सारे पार्टीज में है, वो कास्ट न्यूट्रल है एक तरह से, तो इसीलिए वो सारे के सारे पार्टीज में से वोट काटेगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, जो डिलिमिटेशन का मामला है, हिंदी इम्पोजिशन का मामला है, सेंटर स्टेट रिलेशन का मामला है, जिसको स्टालिन बार बार उठाते रहे हैं, क्या ये भी लोगों के बीच एक मुद्दा है? जैसे स्टालिन उठा तो रहे हैं, लेकिन क्या डिलिमिटेशन को लेके वो सेंसिटिविटी अक्रॉस द तमिलनाडु है, रूरल, अर्बन, यूथ, फीमेल और अधेड़ उम्र में, सब में? जी सर, ये जो डिलिमिटेशन का जो मामला है, इसे समझने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो तमिलनाडु के वोटर्स है वो बहुत ही स्मार्ट है। पॉलिटिक्स उनके सिर्फ 5 साल या 3 साल में एक बार आने वाली चीज नहीं है। वो रोज बात करते हैं, उनके लाइफ में पॉलिटिक्स ने क्या चेंज लाया है ये लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए पॉलिटिक्स का जो अंडरस्टैंडिंग है लोगों में बहुत बढ़िया है। तो डिलिमिटेशन का मामला बेसिकली क्या है? बेसिकली जो तमिलनाडु जैसे सदर्न स्टेट्स के साथ एक नाइंसाफी हो रही है, ऐसा एक पॉलिटिकल नैरेटिव है कि जो डिलिमिटेशन में जो सीट्स बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज होगा परसेंटेज वाइज, और तमिलनाडु, केरला जैसे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन परसेंटेज वाइज कम होगा। तो तो इससे प्रॉब्लम क्या है कि तमिलनाडु में लोगों का मानना है, लोगों, नेता सबका मानना है कि सेंटर तमिलनाडु को एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दे रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल, मैं रीसेंट एग्जांपल आपको बताता हूँ। मदुरई और तिरुची मेट्रो को सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया है, ये कहा है कि पैटर्नेज आपको नहीं मिलेगा, कम्यूटर्स उतने ज्यादा लोग आएंगे नहीं उसमें। अगर हम फिगर्स देखें तो नॉर्थ के काफी सारे छोटे सिटीज या कैपिटल सिटीज में जो मेट्रो दी गई है वहां पे उतना 50 लोग भी नहीं आ रहे हैं वो मेट्रो। सही बात। हाँ, तो यहाँ लोगों को ये समझ है कि अगर नॉर्थ में 50 लोग नहीं आ रहे, ऐसे सिटीज को मेट्रो दिया गया है, तो कोयम्बतूर और मेट्रो जो तमिलनाडु के इंजिन्स ऑफ ग्रोथ है, कोयम्बतूर सेकेंड बिगेस्ट सिटी ऑफ तमिलनाडु है, उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए? मदुरई जो मदुरई सिटी है वो काफी पुरानी सिटी है, संगम लिटरेचर में आने वाली सिटी, काफी सारे लोग हैं, तो उसको क्यों मेट्रो नहीं मिलना चाहिए? तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है लार्जर सेंटर का स्टेप मदरली ट्रीटमेंट के पक्ष में। तो इस नैरेटिव में डिलिमिटेशन वापस आता है कि अगर ऑलरेडी हम लोग डिसएडवांटेज है कि तमिलनाडु को सेंटर के फंड्स नहीं मिल रहे हैं, तमिलनाडु को प्रोजेक्ट्स, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा तो और भी नाइंसाफी होगी स्टेट के साथ। तो ये लोग समझ रहे हैं, लेकिन ये इलेक्शन है सर, तो स्टेट इलेक्शन में ये इसका एक इम्पैक्ट होगा कि नहीं वो देखना जरूरी है। ये बताइए, इस मुद्दे को जितनी जोर से स्टालिन उठा रहे हैं, क्या एडीएमके और टीवीके भी इस बारे में कुछ बोल रहे हैं या चुप है? सर, टीवीके ने आवाज उठाई है। टीवीके अगर हम देखें तो आइडियोलॉजिकली डीएमके से काफी सिमिलर है, इनफैक्ट सेम है मेरे हिसाब से। लेकिन एडीएमके जो अभी बीजेपी के साथ एक काफी अच्छे अलायंस में है, वो हम हिंदी में कहते हैं ना घर के ना घाट के, तो उस तरीके से वो फंस गए हैं। तो इसीलिए वो डिलिमिटेशन के अगेंस्ट आवाज नहीं उठा रहे, वो कह रहे हैं कि नहीं, जो वो मोदी जी, अमित शाह जी के तरह बात कर रहे हैं कि नहीं, ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है, अमित शाह जी ने कल क्लैरिफिकेशन दिया है। तो ये काफी सरप्राइजिंग है, क्योंकि एडीएमके के जो जयललिता थे वो स्टेट राइट्स के बहुत बड़े चैंपियन थे। इनफैक्ट आज जिस तरीके से स्टालिन जी बात कर रहे हैं, अगर जयललिता जी अलाइव होते तो वो भी उसी तरीके से बात करते। तो क्या ये बात एडीएमके के विपक्ष में भी जा सकती है? क्योंकि इस समय पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है, इस पे डिबेट हो रही है, ये खबरें बन रही हैं, स्टालिन इसको वेहीमेंटली अपोज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं टीवीके की भी वही लाइन है, तो ये चीज एडीएमके बीजेपी अलायंस के खिलाफ जा सकती है? सर, थियोरेटिकली स्पीकिंग जा सकती है, लेकिन 2-3 चीजें इसमें, सिर्फ 2 दिन हुए हैं इस डिस्कशन को, तो पब्लिक के पास वो उतना मैसेज गया नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि स्टेट इलेक्शन है, तो इलेक्शन स्टेट के इश्यूज पे लड़ा जा रहा है, तो ये उतना परकोलेट करेगा या उतना इंपॉर्टेंस आएगा लोगों के मन में, वो देखना जरूरी है सर। तो मेरे हिसाब से अभी तक नहीं हुआ है उतना। हम ये देख रहे हैं कि इधर सभी राज्यों के चुनाव में जो सरकारें होती हैं वो
महिलाओं को, बेरोजगारों को, किसानों को, इन सबको कैश बांटती हैं या ऐसी स्कीम्स लाती हैं जिससे कैश उनके पास पहुंचे, या सब्सिडी वगैरह देती हैं और उसको खूब अनाउंस भी करती हैं। इसके आधार पे वो कई जगह कैश बांट के चुनाव जीतने के आरोप है सब पर। सबने अलग अलग तरीके से लोगों को पैसा दिया है। आसाम में ठीक चुनाव के वक्त 18-19 हज़ार दिया गया, बिहार में 10,000 रुपया कैश दिया गया, चुनाव के दौरान दिया जा रहा था। बंगाल में बहुत सारी योजनाएं हैं, यूथ के लिए भी 2 महीने पहले उन्होंने एक योजना शुरू करके पैसा दिया है। तो इस तरह का तमिलनाडु में क्या हो रहा है, जैसे टीवीके के मैनिफेस्टो का मैं देख रहा था, उसमें है कि 2,500 रुपए वो स्त्रियों को देंगे हर महीने और एलपीजी सिलेंडर फ्री देंगे। तो ये चीजें कितना इफेक्ट कर रही हैं और तमिलनाडु में इसकी क्या स्थिति है? सर, तमिलनाडु में फ्रीबीज नहीं कहते हैं, हम उसे वेलफेयर पॉलिसीज कहते हैं। फ्रीबीज ऑफ कोर्स जिनको यूज करना है वो यूज करते हैं। सर, यहाँ जैसे असम में हुआ या दूसरे बिहार में हुआ, उसी तरीके से यहाँ भी हुआ है। फरवरी में ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आने के पहले ही ये गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने किसी को भी बताए बिना सिर्फ 5 ऑफिशियल्स के हेल्प के साथ 5,000 रुपए सारे विमेन वोटर्स के, विमेन फैमिलीज के अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। यहाँ उसको KMUT स्कीम 2 साल से चल रहा है सर, कलेंडियर मगली उरिमेत हो गई। 1,000 रुपीज पर मंथ देते हैं। तो इन्होंने 2 महीना प्लस एक बोनस करके 5,000 रुपए ट्रांसफर किया है बिहार मॉडल की तरह। सर, ये जो मंथली 1,000, 2,000, 5,000 जो भी दे रहा है, वो स्कीम अब इंडिया के सारे स्टेट्स में फैलेगा। तमिलनाडु उसके उस मामले में कोई अलग आउटलायर नहीं है, अलग नहीं है। डेफिनेटली यहाँ भी है। तो अगर आप देखें तो 2,500 कह रहा है टीवी के, तो 2,000 तो डीएमके ने भी कहा है, एडीएमके ने भी कहा है। तो वो तो रहेगा। इनफैक्ट एडीएमके और डीएमके ने रेफ्रिजरेटर 8,000 रुपए का कूपन ऐसा सब कहा है। तो फ्रीबीज तो इलेक्शन में सारे स्टेट्स में दे रहे, तो यहाँ भी है सर। इनफैक्ट आपको याद रखना चाहिए, ये वो स्टेट है जिसने फ्री टीवी, फ्री 2 व्हीलर ये सब अनाउंस करके दिया था। तो यहाँ तो वो। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी के कैंपेन का क्या हाल है? वो जो अर्बन पॉकेट्स में उसका रहता है, चेन्नई में, कोयम्बटूर में और मदुरई में, तो बीजेपी का क्या हाल है? सर, हम इस इलेक्शन में देख रहे हैं कि बीजेपी का जो कैंपेन है वो काफी विचित्र है। सबसे पहली बात तो काफी उन्होंने वो जिस सीट्स में स्ट्रांग है वो सीट्स उनको नहीं मिली है। ठीक है, ये सबसे पहली बात। इनफैक्ट चेन्नई में अगर आप देखें तो उनको सिर्फ एक ही सीट मिला है, मइलापुर, जो जिस सीट में मैं बैठा हूँ आज, वो सीट मिला है उनको। इनफैक्ट वो वेलेचेरी एक सदर्न, दूसरी एक आईटी क्राउड वाली एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको उसके लिए वेट कर रहे थे, वो नहीं मिला है उनको। इनफैक्ट कोयम्बतूर में भी उनको काफी सीट्स नहीं मिली है, शायद 1 या 2 ही मिली है उनको। थोड़े रूरल सीट्स भी मिले हैं। तो वो खुश, बीजेपी के अंदर लोग खुश नहीं हैं, लेकिन बीजेपी का पॉलिसी वेट एंड वॉच पॉलिसी है। उन्होंने एकदम स्ट्रांगली डिसाइड किया है कि डीएमके अलायंस को वोट आउट करना है इस बार। तो उसके लिए जो भी हम कॉम्प्रोमाइज अंदर से कर रहे हैं वो ठीक है। एडीएमके को बिग ब्रदर बना दिया है, एडीएमके जो भी कह रहा है वो बीजेपी ठीक है उस मामले में। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे एडीएमके और बीजेपी, जिसने 2024 के इलेक्शन अलग लड़े थे, टॉप लीडर्स ने काफी गाली गलौज किया था एक दूसरे के साथ, वो आज साथ में एकदम बढ़िया सिनर्जी दिख रहा है, बढ़िया तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो बीजेपी का ये गेम प्लान लग रहा है कि ये इलेक्शन डीएमके को बाहर फेंको, फिर एडीएमके कितना स्ट्रांग है, वीक है, वो देखकर एडीएमके को वीक करो या उसको तोड़ो, और फिर बाद में तमिलनाडु में एक तरीके से ऑपोजिशन बनो, फिर पावर में आओ, उसका स्ट्रेटेजी है शायद। अगर हंग है और 15 सीट होती हैं, 20 सीट होती हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है टीवी के किसके साथ जा सकता है? एआईडीएमके अलायंस के साथ या डीएमके के साथ? सर, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। अगर हंग असेंबली होगा सबसे पहले तो डीएमके टीवीके की तरफ नहीं जाएगा। डीएमके के अलायंस में ही काफी सारे पार्टी है जिन्होंने सीट शेयरिंग के टाइम पे काफी बखेड़ा खड़ा किया था। उसमें सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसको 28 सीट्स मिला, उन्होंने 41 की डिमांड की, पावर शेयर की डिमांड की। तो सबसे पहले तो डीएमके के अलायंस में जो पार्टीज है वो पावर शेयर मांगेंगी, ठीक है, तो सबसे पहले तो वो होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर हंग रहता है
तो मेरे ख्याल में टीवी के आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग डीएमके के साथ ही जाएगा, इवन दो उसका एंटायर कैंपेन डीएमके के अगेंस्ट में ही रहा है अभी तक और रहेगा, आगे भी रहेगा। अच्छा, डीएमके का कैंपेन हम देख रहे हैं कि मोस्टली बीजेपी के अगेंस्ट है, वो एआईडीएमके को भी बहुत निशाना नहीं बना रहा है, इसकी क्या वजह आपको लगती है? सर ये बहुत स्मार्ट टैक्टिकल मूव है डीएमके का, क्योंकि अगर स्टेट इश्यूज उसके परफॉर्मेंस पे अगर रेफरेंडम अगर ये इलेक्शन रहेगा तो अपोजिशन को काफी एम्युनिशन मिलेगा। हाँ, काफी सारे इश्यूज है जिसपे डीएमके गवर्नमेंट को कॉर्नर किया जा सकता है। तो इसीलिए बहुत स्मार्टली गवर्नमेंट ने क्या किया, डीएमके ने क्या किया है, उसने कहा है कि एडीएमके को बीजेपी कंट्रोल कर रहा है, दिल्ली कंट्रोल कर रहा है, तो इसीलिए ये इलेक्शन डीएमके वर्सेस दिल्ली है। तो दिल्ली के साथ लड़ना काफी आसान है ना, क्योंकि मोदी सर्वाधिकारी है, अमित शाह पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, ईडी सीबीआई सब यहाँ हमें अटैक कर रहे हैं, अपोजिशन की गवर्नमेंट को गिरा रहे हैं। तो इसीलिए ये नैरेटिव सेट किया है ताकि उसके खुद के गवर्नमेंट के पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन पे बात ना हो। अच्छा, मैंने थोड़ा सा जो अभी ओपिनियन पोल्स आए हैं उनको मैंने कंप्यूटर में डाला और उनके पोल ऑफ पोल्स निकालने की कोशिश की वोट परसेंटेज में। सीट पे मैं नहीं गया, तो वोट परसेंटेज में मैं ये देख रहा हूँ कि वो दिखा रहे हैं कि करीब 37 to 39% डीएमके अलायंस को और 38% ऑलमोस्ट इक्वल एआईडीएमके ब्लॉक को और 12 to 15% टीवीके को। ये दिखा रहे हैं डिफरेंट हमारे जो सर्वेक्षण हैं उनके सबके, अगर उनका हम एक पोल ऑफ पोल्स निकालें। तो ये आपका क्या आकलन है? ये तो हो गया ओपिनियन पोल्स वालों का, लेकिन आपका क्या असेसमेंट है अगर हम वोट परसेंटेज के लिहाज से देखें? सर वोट परसेंटेज की हम बात करें तो सबसे पहले तमिलनाडु का हिस्ट्री ये रहा है कि डीएमके और एडीएमके में जो डिफरेंस है वो काफी कम रहता है। अगर कोई बड़े हादसे ना हो तो जैसे कि अगर जो राजीव गांधी के मरण के बाद जो इलेक्शन हो उसमें सब काफी डिफरेंसेस है, लेकिन स्टैंडर्डली हम देख सकते हैं इलेक्शंस में 3 to 4% का डिफरेंस ही मार्जिन, विक्ट्री मार्जिन रहता है। आई थिंक 16 में 1% जितना ही था विनिंग मार्जिन। सर इस इलेक्शन में जो आप सर्वे पोल ऑफ पोल्स जो कर रहे हैं वो काफी मुश्किल है प्रेडिक्ट करना, क्योंकि आपने टीवीके को 12 से 15% ही दिया है, ठीक है। काफी सारे पोल्स उसको 20% दे रहे हैं। मेरा और थोड़े और जर्नलिस्ट का मानना है कि 20 से भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है ऐसा मानना है। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें दूसरी बात यह है कि टीवीके का वोट शायद अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, तो काफी अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी में फर्स्ट या सेकंड आ सकते हैं, लेकिन रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज में थर्ड आएंगे या फोर्थ आएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसकी वजह से सीट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है, लेकिन परसेंटेज वाइज मेरे हिसाब से डीएमके अलायंस अराउंड 35 to 40% ले जाएंगे लगता है मुझे, या 30% जितना रहेगा मेरे ख्याल में। 35-20 का चांस है मेरे हिसाब से। काफी टाइट फाइट चल रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ये 35 अगर 37-34 भी होगा तो डीएमके अलायंस आगे बढ़ जाएगा, या अपोजिट भी हो सकता है। अगर एडीएमके को 1 या 2% का लीड मिल गया, या अगर थोड़े कॉन्स्टिट्यूंसीज में डीएमके का वोट टीवीके ने ज्यादा लिया या एडीएमके का वोट ज्यादा लिया, उस हिसाब से काफी चेंज हो सकता है सर। अच्छा, ये बताइए कि मीडिया को लेके हमेशा बात होती है, मुझे तमिलनाडु का कोई तजर्बा नहीं है। जनरली मीडिया में हम पाते हैं नॉर्थ इंडिया में तो कि वो बीजेपी की ओर से बैटिंग करता हुआ मिलता है, वो बीजेपी के प्रोस्पेक्ट ही डिफाइन करता है और जनरली जो भी उसके सामने होता है उसको हरा रहा होता है। तमिलनाडु में मीडिया का क्या रोल है, क्या कैरेक्टर है, ओवरऑल क्या सीन है वहाँ? सर बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, ये नॉर्थ इंडियन ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जैसे सर यहाँ जो डीएमके है उसने सेंटर में बीजेपी ने जो प्लेबुक यूज किया है या यूज कर रही है उसको कॉपी किया है यहाँ पे। इनफैक्ट अगर आप देखें तो लार्जली मीडिया जो है तमिलनाडु में वो डीएमके काफी बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर रही है, धमकी देके नहीं कर रही है। जैसे बीजेपी सेंटर में धमकी देके कर रही है या आर्म ट्विस्ट कर रही है, यहाँ पे वैसा नहीं कर रही है। यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से कर रही है। काफी सारे उनके आइडियोलॉजिकली उनके साथ जो अलाइन करते हैं उस तरीके के एडिटर्स काफी टीवी चैनल्स में हैं। थोड़े बहुत पॉकेट्स है जो काफी सारी इंफॉर्मेशन बाहर ला रहे हैं, लेकिन मीडिया लार्जली मैं देख रहा हूँ कि डीएमके के प्रो में है, लेकिन
लेकिन यहाँ जो चीज है कि सोशल मीडिया ने टेक ओवर कर लिया है। अगर कोई रेगुलर मीडिया नहीं लिख रहा है तो सोशल मीडिया में एम्पलीफाई करके, इनफैक्ट टीवी के का वही बड़ा स्ट्रैटेजी रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू वो काफी अपने इश्यूज को बाहर ला रही है। अच्छा, फील्ड में कैंपेन वाइज आपको क्या दिख रहा है? जैसा चेन्नई मतलब तमिलनाडु में पहले भी होता रहा है कैंपेन, उसी तरह से है या किसी का डल और किसी का बेहतर देख रहे हैं आप? क्योंकि बीजेपी जब चुनाव लड़ती है तो, और चूंकि वो अलायंस में है और उसको ये उम्मीद है और चाहती है वो कि डीएमके को वहां से पावर से बाहर करे, तो बीजेपी कैंपेन करने में इलेक्शन का बहुत माहिर है। हम नॉर्थ इंडिया के हिसाब से हम कह रहे हैं, दूसरी पार्टियों को वो कैंपेन में पिछाड़ देती है और उसके पास साधन बहुत हैं। हालांकि दक्षिण की पार्टियों के पास भी बहुत साधन है, डीएमके बहुत पुरानी पार्टी है, कोई आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है, लेकिन सीन क्या बन रहा है? सर, कैंपेनिंग हम लार्जली 2-3 पॉइंट पे देख सकते हैं। एक है जो डीएमके का कैंपेन है वो बहुत ही बढ़िया है। जो चीफ मिनिस्टर स्टालिन और उनके बेटे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने काफी बढ़िया कैंपेनिंग किया है। वो काफी सारे उदयनिधि स्टालिन खुद 100 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज में कैंपेन कर चुके हैं। एकदम एनर्जेटिक कैंपेन है उनका, लोगों के साथ एक डायलॉग है उनका, वो काफी पॉपुलर है। तो उस तरीके से चल रहा है। एडीएमके के साइड पे हम देखें तो एडपाडी पळनिस्वामी का भी काफी अच्छा कैंपेन रहा है। उन्होंने इनफैक्ट स्टालिन जी के पहले से ही कैंपेनिंग स्टार्ट कर दिया था, तो उन्होंने भी काफी कॉन्स्टिट्यूंसीज कवर किए हैं। लेकिन बीजेपी का जो कैंपेन है वो एडीएमके के साथ चल रहा है, सेकंड फिडल प्ले कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऑफ कोर्स उनके वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी में कंटेस्ट कर रहे हैं वहां उनका काफी तगड़ा कैंपेनिंग चल रहा है। लेकिन लार्जली हम देख रहे हैं कि एक जो तालमेल है कि बीजेपी के जो मुख्य लीडर्स है, जैसे अन्नामले हो या उनके यूथ विंग लीडर्स हो, वो अलायंस पार्टनर्स, एडीएमके और दूसरे अलायंस पार्टनर्स के साथ कैंपेनिंग में जा रहे हैं। सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इलेक्शन में तमिलनाडु में सेंट्रलाइज्ड कैंपेन नहीं है, एकदम डिस्ट्रीब्यूटेड कैंपेन है। लोग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, इवन जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स है वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में फोकस कर रहे हैं। वो कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर आके नहीं कर रहे, जो बाहर आ रहे हैं वो सिर्फ ऊपर के नेता स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, एडपाडी जी ही सिर्फ कर रहे हैं। तो ये बहुत यूनिक कैंपेन ऐसा उस तरीके से लग रहा है। अच्छा, ये बताइए कि तमिलनाडु में कुछ एरियाज के बारे में हर बार तो हम लोग जो अंग्रेजी के अखबारों में द हिंदू वगैरह में ये सब पढ़ते हैं, उससे मैंने क्वेश्चन निकाला है कि नॉर्दर्न तमिलनाडु है, डेल्टा बेल्ट है, वेस्टर्न बेल्ट है और चेन्नई अर्बन सीट्स है। ये ब्लॉक्स हैं जिनके बारे में होता है कि ये टिल्ट करते हैं तो चीज़ें बदलती हैं किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स के अपने डीएमके या एडीएमके के अपने सॉलिड एरियाज भी हैं। इसमें से किन एरियाज में आपको लग रहा है कि इस बार के इलेक्शन में डिसिसिव चीज़ें होंगी? इनमें से किसमें कौन से एरियाज हैं जो ज़्यादा असर डाल सकते हैं? सर, अगर आप तमिलनाडु का पॉलिटिकल मैप देखें तो मेनली 5 जोन्स में बटा हुआ है। एक तो चेन्नई जोन है, ठीक है, ये दूसरा एक नॉर्दर्न जोन है, वेस्टर्न जोन, सेंट्रल जो आपने कहा डेल्टा डिस्ट्रिक्ट जो आइस बॉल कहते हैं, और 5वां है सदर्न जोन। सर, अगर आप देखें तो 2021 में जो एडीएमके का परफॉर्मेंस था, 66 सीट्स उन्हें मिली थी। इनफैक्ट एंटी इनकम्बेंसी इलेक्शन में एडीएमके का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, 66 सीट्स, ठीक है। तो ये पॉसिबल हुआ था वेस्टर्न बेल्ट में उनके पॉपुलैरिटी की वजह से। वो कास्ट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एडपाडी पळनिस्वामी गौंडर कास्ट से आते हैं जो वेस्टर्न बेल्ट में काफी पावरफुल है और उनका नंबर्स भी काफी ज्यादा है। लेकिन बाकी सारे बेल्ट अगर हम देखें तो लार्जली डीएमके ने स्वीप किया। इनफैक्ट अगर आप सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जो डेल्टा बेल्ट कहते हैं उसमें एडीएमके ने सिर्फ आई थिंक 50 सीट में सिर्फ 4 सीट जीते थे। चेन्नई जोन अगर आप देखें तो आंध्रा के बॉर्डर से लेके चेंगलपेट जो चेन्नई से 50 किलोमीटर साउथ अगर आप देखें, वहां में एडीएमके अलायंस का सिर्फ एक ही एमएलए जीता है। तो चेन्नई जोन लार्जली डीएमके, इनफैक्ट चेन्नई में जो 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो सारे के सारे डीएमके ले गए और काफी अच्छे मार्जिन से जीता है, 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी के सिवाय। तो इस बार क्या हो रहा है कि सदर्न बेल्ट में भी डीएमके और एडीएमके काफी 50-50 रहा था 2021 में। तो इस बार क्या ऐसा लग रहा है कि एडीएमके का जो कैंपेन है वो काफी डेल्टा स्पेसिफिक रहा है। फार्मर इश्यूज के बारे में एडपाडी पळनिस्वामी बात कर रहे हैं,
चेन्नई में टीवीके का इम्पैक्ट रहेगा और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में एडीएमके का एक अलाई है पाटाली मक्कल कच्ची, जो वन्नियर कास्ट ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। वो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में काफी पावरफुल है, तो उसकी वजह से पलड़ा शायद एडीएमके के साइड शिफ्ट हो सकता है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए डीएमके ने वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में अपना कैंपेनिंग काफी स्ट्रांग रखा है। जो सेंधिल बालाजी, जो ईडी और सीबीआई के केस में फंसे हुए उनके फॉर्मर मिनिस्टर हैं, जो एडीएमके में थे 5-6 साल पहले, वो उनको कोयम्बतूर जोन का हेड बनाया है कैंपेनिंग के लिए। तो कोयम्बतूर जोन से जो सीट डीएमके लेना चाह रही है वो शायद दूसरे जोन में वो हार सकती है। तो इस तरीके से काफी साइंटिफिक वे में इलेक्शन स्ट्रेटेजी प्लान किया जा रहा है। तो वैसे तो आपके आंसर से मुझे लगता है कि आप क्या उत्तर देंगे मेरा थोड़ा गेस है, लेकिन फिर भी मैं आपसे सुनना चाहूंगा। आखिरी सवाल ये है, आपका असेसमेंट इस इलेक्शन को लेके क्या है? आपके हिसाब से कौन जीत सकता है और आपके हिसाब से कौन रनर अप रह सकता है? आप अपना लास्ट असेसमेंट क्या देंगे? जी सर, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, मुझसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी विजिट करने वाले जर्नलिस्ट, सेफोलॉजिस्ट, इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट, वो खुद ये इलेक्शन को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं तो मैंने तो उतना विजिट नहीं किया, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ डेफिनेटली। तो मैं डर नहीं रहा हूँ सर, मुझे कहने में कोई डर नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। इनफैक्ट सिर्फ 5 दिन रहे, आज फ्राइडे, अगले थर्सडे को पोलिंग है, तो 5 दिन रहे, लेकिन हर दिन इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस इलेक्शन के हीरो विजय हैं, उनकी वजह से पूरा कैंपेन पूरा पलट गया है। जेनजी के वोट्स लेने के लिए हर पार्टी ने ट्राई किया है। चीफ मिनिस्टर स्टालिन खुद गए हफ्ते चेन्नई मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, वाइब कर रहे हैं। तो ये तो मेरे हिसाब से इस इलेक्शन के हीरो विजय हैं, लेकिन उनपे भी काफी सारे आरोप है। वो आइवरी टावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो बाहर आते ही नहीं है, काफी कम आते हैं। करूर इंसिडेंट जिसमें 41 लोग मारे गए, उसका भी एक इम्पैक्ट है। तो काफी सारे इश्यूज है, उनको जो पॉपुलैरिटी मिल रही है उसके उतना वो एफर्ट डाल रहे हैं, वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन डेफिनेटली इस इलेक्शन के हीरो विजय है। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ भाई। अब 29 को एग्जिट पोल आएगा तो कोशिश करूंगा आपको पकड़ने की। आपने जितना बताया है इस आधार पे हम लोग देखेंगे एग्जिट पोल्स क्या नतीजा निकाल रहे हैं, और जब 4 तारीख को काउंटिंग होगी तो उस दिन तो आपको पकड़ेंगे ही। तो फिर ये सब हम लोग मिलाएंगे। आप हमारे नॉर्थ इंडियन व्यूअर्स के लिए हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे व्यूअर्स ने ये फर्स्ट क्लास हिंदी एक तमिलियन से सुनी। पता नहीं यू आर तमिलियन और नॉट? तमिलियन सर, तमिलियन, बट मैं गुजरात में पला पड़ा था सर, बड़ौदा में पला पड़ा। ये तो बहुत अच्छा मिक्स है इनका। तो इनके पास गुजरात की भी नॉलेज है और तमिलनाडु की भी, और हिंदी भी बोल रहे हैं। तो इस आनंद के साथ इस इंटरव्यू के लिए प्रभाकर जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मेरे दर्शक भी पसंद करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू सर। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.